अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बांग्लादेश एक बार फिर आज़ाद हो गया। इनकी ये प्रोटेस्ट में कामयाबी देख के मुझे एक वो 12th फेल की बात याद आ गई। उसमें वो कहता है कि इफ़ द सिटीजंस वर एजुकेटेड इट कुड बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर लीडर्स। कि अगर लोग पढ़े लिखे हों तो सियासतदानों के लिए, लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये सुनी तो थी, लेकिन अब रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख ली कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट अपना इतना बड़ा खड़ा करा कि एक जो हुकूमत में मौजूद 15 साल से प्राइम मिनिस्टर थी उनको इस्तीफा देके बल्कि मुल्क ही छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसी क्या सिचुएशंस हुई कि इतना वहाँ पे कर्फ्यू हो गया और एक प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया। तो आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये सब जानने से पहले थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी है बांग्लादेश की। कि जैसे हम सबको पता है कि पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जहां पर आज हम रहते हैं ये वेस्ट पाकिस्तान में आता था। जब 1947 की सेपरेशन हुई तो वो भी हमारे हिस्से में आया, लेकिन वहां पे मेजोरिटी जो थी बंगाली थी। तो होता यही था कि जैसे आज भी हमारे मुल्क में मसले सेम ही है कि कौम परस्ती, रंगो नस्ल के मसले, फिरका के मसले, तो उसी के साथ उनके साथ नाहक होता था। शुरू में हमारी जबान थी कौमी जबान उर्दू, उसमें क्या कहते हैं उनके ऊपर वो नाफिज कर दी गई, उनको उसको मसले हुए। फिर दोबारा पॉलिसीज वगैरह चेंज हुई, अमेंडमेंट्स हुई, तो उसमें दो लैंग्वेजेस हो गई थी हमारी। जैसे एक बंगाली लैंग्वेज हो गई थी, फिर एक उर्दू लैंग्वेज हुई, फिर बाद में मसले हुए क्योंकि और हमारी जो मजीद एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी जो मुल्क की टेक्सटाइल की, वो भी ज़्यादातर वहाँ पे ही होती थी ईस्ट पाकिस्तान से। लेकिन जब बजट एलोकेशन की बात आती तो उनको 1/3 से भी कम बजट दिया जाता था। तो यही सारे मसले हुए। फिर वहाँ पे जब आखिरी में शॉर्ट, अगर आप लोगों ने सबने पढ़ा है, किस्सा मुख्तसर करते हैं कि जब वहाँ पे 1970 के जनरल इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, तो वहाँ से मेजोरिटी जो पार्टी थी वहाँ की जीती थी ईस्ट पाकिस्तान की। लेकिन हुआ ये, उनको धांधली करार दे के यहाँ पे मार्शल लॉ नाफिज हो गया। फिर उसका फायदा उठाया इंडिया ने इनका बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया और 1971 में हम पाकिस्तान पे हमला किया, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट बनी, जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जब स्टेट बनी तो उनकी एक पॉलिसी सेट हुई कि फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था, बांग्लादेश के सिपाहियों ने या जो भी उधर के फाइटर्स थे, तो उनका कोटा सिस्टम रखा गया। कि जो कोटा सिस्टम बेसिकली, अगर किसी को नहीं पता तो बताता चलूँ कि पाकिस्तान में भी होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनमें सन कोटा होता है कि अगर किसी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई बच्चा है तो उसको नौकरी दी जाती है सन कोटे पे। तो वहाँ पे भी कोटा नाफिज हुआ कि जो उनके बच्चे होंगे फ्रीडम फाइटर्स के, हम उनको नौकरियां देंगे। वो तकरीबन कोई 50% से भी ज़्यादा था कि 50% नौकरियां गवर्नमेंट की रिजर्व कर दी गई उनके लिए, बाकी पूरी आवाम के लिए। तो उसके बाद फिर कुछ और आगे पॉलिसीज बनी तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई इनके डिसेंडेंट्स को भी मिलेंगी, मतलब इनके बच्चों के बच्चों को भी मिलेंगी, पोते और परपोतों तक को इनके ये नौकरियां मिलेंगी। तो फिर बाद में इसमें फिर पॉलिसीज में चेंज हुआ, फिर ये कम करके आ गया तकरीबन कोई टोटल 7% पे ये एक आगे खड़ा हो गया कि फ्रीडम फाइटर्स को मिलेंगी। लेकिन फिर जब दोबारा इनके जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे थे उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में पटिशन फाइल करी। उस पर तकरीबन कोई 2018 में गालिबन ये इन्होंने पटिशन फाइल करी कि केस चला। और फिर उसके बाद 2024 जून में ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उधर से पॉलिसी पास कर दी कि 56% जो है नौकरी जो है गवर्नमेंट की वो रिजर्व है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। तो उस पे स्टूडेंट्स ने वहां पे बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया कि ऐसा क्यों है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हम पढ़ ले लिख रहे हैं और हमारी जो है मतलब 56% जो मुल्क की क्या कहते हैं गवर्नमेंट नौकरियां हैं वो फ्रीडम फाइटर्स की नहीं, जबकि उनके बच्चों का तो कोई किरदार भी नहीं है। तो इस पे पूरा प्रोटेस्ट वहां पे इतना जबरदस्त खड़ा हुआ कि उन्होंने इस पे निकल गए, रोडों पे आ गया, पूरा कर्फ्यू निकल गया। लेकिन अब इसमें बात ये आती है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेश का अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, तालीम के मैदान में बहुत अच्छे हैं, सेहत में बहुत अच्छे हैं, लोगों में अवेयरनेस है। इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे जब बढ़ रही है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इवन यहाँ पर भी हुआ कि कुछ मतलब अरसे पहले हमें देखना पड़ा कि शेख हसीना वाजिद जो थी वो IMF के पास गई थी अपने मुल्क की क्या कहते हैं लोन लेने के चलाने के लिए। उनके यहाँ तक मामला खराब हुए हुए थे।
तो उस सिचुएशन में जब ये उनको सुनने को मिली कि 56% नौकरियां जो हैं रिजर्व कर दी गई, वो भी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, तो स्टूडेंट्स में वलवला आ गया भाई कि हम इतना पढ़ लिख रहे हैं, हमारी हमारी एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, ऊपर से हमारी कोई फ़ायदा भी नहीं। जैसे हम यहाँ CSS के एग्जाम्स दे के आते हैं, पाकिस्तान में होते हैं कि आप डायरेक्ट कमीशन में लगते हैं, तो वहाँ पे भी एक होते हैं बांग्लादेश के कमीशन के एग्जाम्स, उसमें भी 56% जो नौकरियाँ वो उनके लिए रिजर्व हैं। तो वो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया, और फिर जब प्रोटेस्ट के लिए जब वो रोडों पे आए तो हसीना ये इनकी जो हुकूमत थी, इन्होंने इनको कह दिया कि ये टेररिस्ट है, ये स्टूडेंट नहीं है। तो फिर उसमें और जो कुछ उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी बातें कही गई जो कहनी नहीं चाहिए थी, तो स्टूडेंट्स ने एक और वो अपने ऊपर वो उठा लिया कि नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये इस्तीफा देगी अपनी पोस्ट से। तो फिर उन्होंने एक सिचुएशन ऐसी हो गई कि आर्मी वहाँ पे आ गई, कर्फ्यू लग गया, इमरजेंसी लग गया, पूरी क्या कहते हैं मुल्क बंद हो गया एक तरीके से। लेकिन फिर इन दी एंड हसीना फारूकी को अपनी पोस्ट से इस्तीफा देके जाना पड़ा, और वहाँ पे अभी फिलहाल जो है आर्मी का टेक ओवर है, वहाँ पे आर्मी चला रही है। तो बेसिकली उनके लिए एक एज अ नेशन एक बहुत बड़ी जीत है कि वो अपने उसमें कामयाब हो गए, अपनी उसमें क्या कहते हैं अपना जो एक मिशन लेके चले थे स्टूडेंट्स की। बात वही है कि पढ़े लिखे हैं आवाम, जब भी उनके लिए 15 साल जो हुकूमत चल रही थी उसको प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। 15 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है पाकिस्तान में। अगर देखा जाए पिछले 76 सालों में 77 सालों में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करा, वो 15 साल में। तो अगर आप पाकिस्तान को रख के इमेजिन करें तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हम कि यहाँ पर कोई ऐसा होगा। बात यह है कि वो अपना एज अ नेशन जीत चुके हैं। अगर मैं पाकिस्तान के इससे कंपेयर करूं कि अगर हमारे मसले, अगर मैं कोटा सिस्टम बोलूं उनका मसला था और हमारे मसले नहीं, तो मैं कहता हूं कोटा सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक बहुत छोटा मसला है। हमारे पास इससे बहुत बड़े कहीं ज़्यादा मसले खड़े हैं। अगर मैं गिनवाने बैठूं तो रात से सुबह हो जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगी। तो आप सबको पता है, अगर मोटे मोटे मसले देखे जाए इधर, तो सबसे पहले यही है कि हम लोगों को बिजली गैस पानी में फंसाया हुआ आज के दौर में भी। और इसके अलावा हमारे साथ कितनी ज़्यादा यहाँ पे मेरिट पे कुछ काम नहीं होता, सिफारिशात पे काम होता है। मतलब एक अच्छी पोस्ट पे जहाँ पे एक काबिल बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, वहाँ पे कोई मतलब सिफारिशी बंदा बैठा होता है जिसको शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उसको अंग्रेजी में अपने घर का एड्रेस तक लिखना नहीं आएगा। ये सब हमारे मुल्क में आम होता है। लेकिन इसकी बात क्या है कि हमारे मुल्क में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। खड़े होने को तैयार यूँ नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में बात सारी आ जाती तालीम की कमी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुल्क के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आजकल एक गंदा माहौल पिछले कई सालों से बना दिया गया है कि डिग्री छोड़ो, स्किल्स हासिल करो। तो स्किल्स वाले बंदों का अगर आप दुनिया में देखें ना, सर्वे करें, तो उनको यूज़ किया जाता है, उनके काम लिए जाते हैं उनसे, ना कि वो लोग लीड करते हैं, ना कि वो लोग कोई कोई अपना एज अ नेशन कोई बड़ा काम करते हैं। पैसा कमा लेते हैं, पैसा हर चीज़ नहीं होता, इंसान को यहाँ आके समझ आता है। अब दुनिया की तारीख उठा के देख लें, आज की तारीख में भी कि जितनी भी कौमें हैं उन्होंने तालीम की बुनियाद पर तरक्की हासिल की है, किसी स्किल बेस्ड इस पे उन्होंने काम नहीं करा। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हमारा मुल्क का लिटरेसी रेट आज 2024 में कोई 60% भी नहीं है लिटरेसी रेट हमारा। उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, ना गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन इतनी महंगी है कि आम आदमी, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता। और अगर हम यूनिटी की बात करें तो यूनिटी के तो आप सब छोड़ ही दें कि अगर आप करंट सिचुएशन देख लें कि हमारे पारा चनार में एक फिरका वारियत की बुनियाद पे कत्ल वारत हो रही है, वहाँ पे बलूचिस्तान में आ जाए, बलूचिस्तान में अपना एक अलग जलसा चल रहा है बलोच मार्च के नाम पे। अगर आप कराची शहर की बात करें, कराची शहर में क्या है, यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियाँ अभी धरने दे के बैठी हैं, पार्टियों के मैं नाम तो ले नहीं सकता आपको। तो आप यहाँ से ही अपनी यूनिटी का अंदाज़ा लगा लें कि हम लोगों को किस कदर फिरका वारियत, कौम परस्ती और इस चीज़ों में तोड़ा हुआ है। तो अगर पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कभी ऐसा हो, या मुझे लगता है ऐसा कि एक बबल बन रहा है। अगर अभी आ रही है यौम आज़ादी आ रही है, यहाँ पे सब कौन क्या खुश होगा? यहाँ पे तो हर कोई पाकिस्तान से निकलना चाहता है। अगर यूथ की बात करें, आप जिससे बोले आपका आगे का क्या प्लान है, सब यही बोलते हैं यार यहाँ से किसी तरीके से बाहर निकलना है। अब हर बंदा भी तो बाहर नहीं निकल सकता। बात सारी यही आ जाती है कि अगर हम लोग अपने आप को कंपेयर करें तो हम तो एज अ नेशन बर्बाद हो चुके हैं। वो तो बंगालियों की, अगर मैं तो इंडिया की बात तो मैंने अब करना छोड़ ही दी है, चले इंडिया तो 7 आज़ाद हुआ था। अगर हम इनकी बात करें बंगालियों की, वो तो अपनी बारी में 3 बार आज़ादी ले चुके हैं। एक 47 में ले ली उन्होंने, एक 71 में ले ली, और एक 2024 में ले ली। बात वही है, जब कौमें पढ़ी लिखी होती ना तो लीडर्स के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। हम यहाँ समझते हैं लीडर्स को हम अपने सर पे बिठा देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट, उनका हर चीज़ अपनी जगह है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
लीडर्स जो आते हैं हमारे इलेक्शन से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ इस चीज़ की आवाम में नॉलेज ही नहीं है। इवन आपको एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, हमारी कौम का हाल क्या है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने ही एक दोस्त से पूछा था कि यार मुझे एक बात बताओ कि जो सड़कों पे लाइटें जलती हैं, स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं, ये किसके पैसे से चलती हैं, कौन चलाता है? तो उसने मुझे ठक करके जवाब दिया, यार गवर्नमेंट चलाती है। मैंने कहा गवर्नमेंट के पास से पैसा कहाँ आता है? तो वो ब्लैंक हो गया, चुप खड़ा हो गया। मतलब आप इससे मैंने एक बेसिक सवाल करा कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? उनको यही जब हमारे कौम की यंग जनरेशन को नहीं पता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे क्या ही बच्चों को पता होगा, क्या ही बुजुर्ग को पता होगा कि टैक्स के पैसे से। फिर तो जो बरसर इक़्तिदार आएगा वो तो फिर क्या कहते हैं अंधी तो मचाएगा, वो तो धूम मचाएगा, जो उसके मन में आएगा करेगा। और होता ही है ये हमारे यहाँ, जो लोग ज़रा सा भी काबिल होता है उनको मौका मिलता है, वो बोलते हैं मुल्क छोड़ो, निकलो यहाँ से। क्योंकि पाकिस्तान के आज से जो मैं कहता हूँ 60 साल पहले मसले थे, आज भी वही एग्जैक्ट मसले हैं। 2022 में एक बहुत तेज़ बारिश हुई थी, गोया कराची डूब गया था। आज 2024 में बारिश हुई है, वही डूबा हुआ है। अभी हमारे हर मुल्क जो होता है, हम देखते हैं इंडिया हो गया और जो इनके इंडिपेंडेंस डे आते हैं, वो अपने मुल्क में नई नई चीज़ें लॉन्च करवाते हैं, अपनी आवाम के लिए फैसिलिटीज़ निकालते हैं। अभी देख लें, हमारी यौम आज़ादी आएगी, हमारे नौजवान माशाल्लाह से बाइक के सिलेंसर फाड़ के निकलेंगे, और हमारे क्या कहते हैं बच्चे वो पों वाले बाजे बनाएंगे, या वो एक नया मंजन आ गया टुक टुक वाला, वो सब चलता रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं एज अ नेशन कामयाब होना, तो हमें सबसे बड़े तालीम की ज़रूरत है। स्किल्स अपनी जगह है, लेकिन डिग्री की एक अपनी वैल्यू होती है जो इंसान को पॉलिटिकल, कल्चरल और माशरे में रहने की, अकाउंटेबिलिटी की नॉलेज देती है। बस ये बहुत ज़्यादा बोल बच्चन हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।